नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो राजनीति, प्यार, समाज और व्यक्तिगत उतार चढ़ाव का कह सकते हैं एक बड़ा ही दिलचस्प सा ताना बाना है। ये कहानी है राजनेता पप्पू यादव यानी राजेश रंजन और रंजीत रंजन की। ये सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी भी है जिसमें फिल्मी मोड़ भी है, सामाजिक चुनौतियां भी और हाँ, व्यक्तिगत दृढ़ता भी दिखती है। हमारे पास जो भी जानकारी है वो अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स और लेखों से ली गई है और ये स्रोत जो है इस रिश्ते के अलग अलग हिस्सों पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से ज़रूरी बातें निकालकर आपके सामने रखें ताकि हम सब मिलकर इस कहानी को थोड़ा बेहतर समझ सकें। तो चलें शुरू करें। बिल्कुल, ये कहानी है ही ऐसी जिसमें कई परतें हैं और ये दिखाती हैं कि कैसे किसी की निजी जिंदगी की भावनाएं और उसका सार्वजनिक जीवन कई बार बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से उलझ जाते हैं। तो हम देखेंगे जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर कि ये रिश्ता कैसे शुरू हुआ, किन मुश्किलों से गुजरा और आज कहाँ खड़ा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे शायद नाटकीय पहलू से। साल था 1991, जगह थी पटना की बांकीपुर जेल। पप्पू यादव उस समय वहां बंद थे। अब जेल का माहौल जाहिर है बिल्कुल अलग होता है। खबरों के मुताबिक वहीं जेल में उनकी दोस्ती हुई विकी नाम के एक साथी से। हाँ, एक साथी कैदी। बिल्कुल। तो एक दिन बातों बातों में विकी ने अपना फैमिली एल्बम दिखाया और उस एल्बम में एक तस्वीर थी विकी की बहन रंजीत की। रंजीत उस वक्त टेनिस खिलाड़ी थीं। जी, एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। हाँ, और सूत्र बताते हैं कि पप्पू यादव ने जैसे ही वो तस्वीर देखी, उन्हें पहली ही नजर में रंजीत से प्यार हो गया। सोचिए, जेल की दीवारों के अंदर सिर्फ एक तस्वीर देख के, ये सुनने में कितना फिल्मी लगता है। हाँ, और यही चीज इसे थोड़ा असाधारण बनाती है। मतलब ये कोई आमने सामने की मुलाकात नहीं थी, सिर्फ एक तस्वीर, और वो भी ऐसी जगह पर, जेल में। ये बात कहानी के रोमांटिक एंगल को तो बढ़ाती ही है, पर शायद उस वक्त के पप्पू यादव के कह सकते हैं आवेग को भी दिखाती है। इस तरह की शुरुआत कहानी को एक अलग ही रंग देती है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये शुरुआत तो एक तरफ आई थी। हाँ, बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक जब रंजीत को इस बारे में पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इनकार कर दिया था उन्होंने। जी बिल्कुल, और इनकार की वजह भी साफ थी, धर्म। रंजीत एक सिख परिवार से थी और पप्पू यादव हिंदू थे। हाँ। और रंजीत के लिए, जैसा कि बताया गया है, उनका धर्म, उनके संस्कार, ये बहुत बड़ी चीज थी। तो ये अंतर उन्हें एक दीवार जैसा लगा। हाँ, और ये हमें 90 के दशक के शुरुआती सालों के सामाजिक माहौल की भी याद दिलाता है, खासकर बिहार में। उस दौर में इंटर रिलीजन मैरिज आज के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल होती थी। परिवार, समाज, इनकी मंजूरी मिलना आसान नहीं था। सही बात है। ये सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं रहता था, अक्सर पूरे समुदाय की बात बन जाती थी। तो रंजीत की जो शुरुआती हिचकिचाहट थी, उसे इस संदर्भ में देखना जरूरी है। हाँ, और यहाँ कहानी एक और नाटकीय मोड़ लेती है। पप्पू यादव का शायद व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वो आसानी से ना सुनने वालों में से नहीं थे। रंजीत के इनकार के बाद वो काफी भावनात्मक रूप से परेशान हो गए। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में जिक्र है कि इस उथल-पुथल में उन्होंने कथित तौर पर नींद की गोलियां खा लीं। अच्छा। ये एक बहुत गंभीर और दुखद घटना थी, लेकिन शायद इसी घटना ने रंजीत और उनके परिवार के नजरिए को बदलने में कोई भूमिका निभाई। ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ, ये घटना सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ तो ये उस जुनून को दिखाती है जो शायद पप्पू यादव महसूस कर रहे थे, पर दूसरी तरफ ऐसे कदम का असर क्या होता है? क्या इससे सहानुभूति पैदा हुई या एक तरह का दबाव बना? ये कहना मुश्किल है। जानकारी सिर्फ घटना बताती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं। पर हाँ, ये कहानी का एक बहुत अहम और संवेदनशील मोड़ था। बिल्कुल। तो सिर्फ रंजीत ही नहीं, उनके परिवार की तरफ से भी शुरू में विरोध था। जी हाँ, वो तो था ही। स्वाभाविक भी लगता है। एक तो धर्म का अंतर, फिर पप्पू यादव की उस समय की छवि, सामाजिक दबाव, कई कारण रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में पप्पू यादव ने एक और रास्ता निकाला जो उनके क्या कहते हैं राजनीतिक रसूख की तरफ इशारा करता है। उन्होंने एसएस अहलूवालिया जी से संपर्क किया। अच्छा, एसएस अहलूवालिया। हाँ, जो उस समय एक जाने माने और प्रभावशाली नेता थे और खबरों के मुताबिक
रंजीत के परिवार में उनका काफी मान सम्मान था। हाँ, उनकी बात का वजन था। जी। ये दिलचस्प है कि कैसे पर्सनल लाइफ के मुश्किलों को सुलझाने के लिए पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल हुआ। अक्सर जो लोग पब्लिक लाइफ में होते हैं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दुनिया की लाइनें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। यहाँ अहलूवालिया जी का बीच में आना एक जरूरी कड़ी बना। ये दिखाता है कि कैसे उस दौर की राजनीति में व्यक्तिगत प्रभाव और पहुंच निजी जिंदगी की रुकावटों को हटाने में मददगार हो सकती थी, जैसा कि बताया गया है। बिल्कुल। और बताया जाता है कि अहलूवालिया जी के समझाने के बाद रंजीत का परिवार मान तो गया, पर उन्होंने एक शर्त रखी। अच्छा, क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि शादी में सिख धर्म की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उनका पूरा सम्मान होगा और उन्हें निभाया जाएगा। और पप्पू यादव इस पर तुरंत राजी हो गए। ये दिखाता है कि वो इस रिश्ते को लेकर कितनी गंभीर थे और समझौते को तैयार थे। हाँ, ये समझौता अपने आप में काफी अहम है। ये दो अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड के बीच एक तरह का पुल बनाने की कोशिश थी। एक तरफ पप्पू यादव की जिद, दूसरी तरफ रंजीत के परिवार का अपनी परंपराओं के लिए सम्मान। इस शर्त ने शायद दोनों पक्षों को थोड़ा सहज किया होगा। और फिर आखिरकार शादी का दिन आया, 6 फरवरी 1994। 1994। हाँ, पूर्णिया के एक गुरुद्वारे में शादी हुई और जो तस्वीरें और रिपोर्ट्स आईं, उनके हिसाब से शादी बड़ी धूमधाम से हुई, सिख रीति रिवाजों से। पप्पू यादव ने गुलाबी पगड़ी पहनी थी, रंजीत लाल जोड़े में थी, माहौल काफी भव्य बताया गया। जी। ये शादी सिर्फ एक प्राइवेट अफेयर नहीं रही, ये बिहार में एक बड़ा इवेंट बन गई, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त बिहार के कई बड़े नेता, जिनमें उस समय के सीएम लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे, वो भी शादी में आए थे। जी, लालू प्रसाद यादव भी थे। उनकी मौजूदगी ने इसे और भी हाई प्रोफाइल बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 अलग दुनियाओं का मिलन हो रहा हो। सही कहा आपने। ये शादी कई मायनों में सिंबॉलिक बन गई थी। एक तरफ 2 अलग धर्मों का मिलन, दूसरी तरफ राजनीति के बड़े चेहरों की मौजूदगी। ये उस वक्त के बिहार के सोशल और पॉलिटिकल इक्वेशन का भी एक दिलचस्प आईना थी। गुरुद्वारे में शादी, हिंदू और सिख परंपराओं का सम्मान और राज्य के सबसे बड़े नेता मौजूद। ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी। सिर्फ शादी नहीं, एक तरह का पब्लिक स्टेटमेंट भी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजनीति का साया या कहें असर इस रिश्ते पर बना रहा। शादी के करीब 1 साल बाद ही रंजीत रंजन ने भी एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री ली। हाँ, उन्होंने भी राजनीति ज्वाइन कर ली। जी। साल 2004 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के टिकट पर सहरसा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी, सांसद बनी। हाँ, एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, उस समय बिहार की राजनीति में काफी अहम पार्टी थी वो। बिल्कुल। और बाद में फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गई और वहां भी सक्रिय रहीं। उनका अपना एक राजनीतिक सफर रहा। और एक दौर ऐसा भी आया जब पति पत्नी यानी पप्पू यादव और रंजीत रंजन दोनों एक ही समय पर सांसद थे। हाँ, ये भी हुआ। दोनों पार्लियामेंट में थे। जी, दोनों संसद सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। ये भी उनके रिश्ते और उनके पब्लिक लाइफ में एक और दिलचस्प मोड़ था। एक ही घर में 2 सांसद, दोनों का अपना अपना करियर। हाँ, ये पहलू भी गौर करने लायक है। कैसे एक निजी रिश्ता जो इतनी नाटकीय तरह से शुरू हुआ था, अब एक पॉलिटिकल पार्टनरशिप जैसा भी दिखने लगा। एक ही प्रोफेशन में होना, एक ही मंच पर यानी संसद में, ये रिश्तों पर अलग तरह का दबाव भी डाल सकता है और शायद नई मजबूती भी दे सकता है। क्या सूत्रों में ऐसा कुछ है कि उनके राजनीतिक करियर ने उनके आपसी रिश्ते को कैसे प्रभावित किया? शायद सीधे तौर पर नहीं, लेकिन सोचना स्वाभाविक है कि पब्लिक लाइफ की जो खींचतान होती है वो निजी समीकरणों पर भी असर डालती होगी। लेकिन जैसा जिंदगी में होता है, कहानियां हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती, उनमें उतार चढ़ाव आते हैं। हाल ही में रंजीत रंजन की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसने इस कहानी में एक नया और शायद थोड़ा अप्रत्याशित मोड़ ला दिया है। हाँ, क्या बयान है वो? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंजीत रंजन ने पब्लिकली कहा है कि वो और पप्पू यादव पिछले करीब 1.5 से 2 साल से अलग-अलग रह रहे हैं। अच्छा, 1.5-2 साल से? जी, ये जानकारी उन्होंने खुद मीडिया को दी है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और उन्होंने अपने बयान में ये भी साफ किया है कि उनके जो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, उनके भविष्य या उनके बारे में पप्पू यादव जो भी बयान देते हैं उससे उनका यानी रंजीत रंजन का कोई सीधा लेना देना नहीं है या वो उससे सहमत नहीं है। जी। ये बयान उनके रिश्ते में आई एक गंभीर दूरी और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इशारा करता है।
ये शायद एक दुखद मोड़ है उस कहानी का जो इतने नाटकीय ढंग से शुरू हुई थी। और यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि हम सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में है, बिना कोई साइड लिए या जजमेंट दिए। बिल्कुल। तो ये थी पप्पू यादव और रंजीत रंजन की कहानी। जेल में एक तस्वीर से शुरू हुई मोहब्बत जिसने धर्म और परिवार की रुकावटों को पार किया, एक हाई प्रोफाइल शादी हुई, राजनीतिक साझेदारी बनी और अब अलग रहने की खबरों तक पहुंची है। एक पूरी यात्रा है ये, जिसमें कई रंग हैं, कई मोड़ हैं। हाँ, और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ जब इस तरह मिलती हैं तो क्या होता है। प्यार, जुनून, सामाजिक दबाव, पारिवारिक उम्मीदें, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, ये सब चीजें कैसे एक दूसरे पर असर डालती हैं। खासकर जब कोई लगातार पब्लिक आय में हो तो निजी रिश्तों को संभालना कितना मुश्किल हो सकता है। हर कदम पर नजर रखी जाती है। तो इसका क्या मतलब निकाले हम? शायद यही कि जिंदगी और रिश्ते, खासकर वो जो पब्लिक लाइफ में जिए जाते हैं, कभी भी सीधे या सिंपल नहीं होते। उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, विरोधाभास होते हैं, उतार चढ़ाव तो हर रिश्ते में आते हैं, पर पब्लिक फिगर्स की जिंदगी में ये ज्यादा साफ दिख जाते हैं और उन पर बातें भी ज्यादा होती हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ हम शायद अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि जब किसी की निजी जिंदगी इतनी ज्यादा सार्वजनिक हो जाती है तो क्या अपनी असलियत, अपनी प्रामाणिकता को पूरी तरह बनाए रखना मुमकिन है? क्या पब्लिक इमेज और निजी सच में हमेशा तालमेल रह पाता है? और हम जिन कहानियों को बाहर से देखते हैं एक दर्शक के तौर पर, हमें इन पब्लिक फिगर्स की निजी जिंदगी को किस नजर से देखना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए? ये सिर्फ पप्पू यादव और रंजीत रंजन की कहानी का सवाल नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है कि हम सार्वजनिक जीवन और निजी रिश्तों के बीच के नाजुक संतुलन को कैसे समझते हैं।